तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आज सुबह हमने जब बात की, एक भाई का आज एग्जाम था तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमको स्टेटमेंट वाले बताए और उनके पास में टाइम बच गया था काफ़ी, तो उन्होंने क्या किया, वो स्टेटमेंट वाले प्रश्न को एज इट इज लिख लिया था, है ना। तो इस तरह से हमारे पास में लगभग लोग मान के चलिए कि 20 से 25 प्रश्न ऐसे आ गए हैं जो स्टेटमेंट बना करके पूछे जा रहे हैं। आज और कल दोनों शिफ्ट के मिल गए हैं। तो आज हमने क्या प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल जैसा एग्जाम में आ रहा है, जो कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, वो आज आप यहाँ पर देख लेंगे। रियल और ऑथेंटिक प्रश्न, कैसे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। अब ये MPESB इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अब पूछेगा। जो आगे MP पुलिस का एग्जाम आने वाला है या अन्य कोई एग्जाम आने वाले हैं, आप ये मान करके चलिए कि इस तरह के प्रश्न अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और हम डेली ये प्रयास करेंगे कि अगर ऐसे कुछ प्रश्न हमारे पास में आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले सेम टू सेम, तो उनको हम एक अलग सी क्लास लेकर के आपको कराते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत करें। आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न आएगा, भाई महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपको दो दिए रहेंगे, इन कथनों पर आपको विचार करना कि कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें ही देकर के बोलेगा कि आपको सत्य कथन की पहचान करना है ना। चलिए, अब ऐसे प्रश्नों को आप कब कर सकते हैं, जब आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। इसीलिए सारे एग्जाम एनालिसिस में हम आपको डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पहला आपको कथन दे रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 जो है भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या ये बात सही है? दूसरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुई थी, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। बताइए। अब आपको बताना है, इन दोनों को आपने ऐसे अच्छे से पढ़ लिया। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, A, B, C और D। इसमें दिया है कि भाई केवल कथन एक सही है तो A लगाना है, कथन दूसरा सही है तो B लगाना है, एक और दो दोनों सही है तो आपको C लगाना है, और ना तो एक ना तो दो सही है तो आपको D लगाना है। चलिए, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला था, इसमें क्या है, गांधी जी पहली बार इन्होंने अपना आंदोलन किया था। और ये 1917 वाला आंदोलन जो है, ये इनका कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको भूख हड़ताल लगा करके आ जाते हैं। नहीं भैया, 1917 में इन्होंने चंपारण में भूख हड़ताल नहीं की थी। भूख हड़ताल तो इन्होंने कहां पर की थी? अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था 1918 वाला, इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि इसमें विनय पूर्वक अवज्ञा की गई थी, वो चंपारण था, जिसमें नील की खेती के विरोध में, तिनकटिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने जो है राम कुंवर वर्मा के बुलाने पर गांधी जी वहां पर गए थे बिहार में, और वहां पर उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, और अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वो बोनस को लेकर के परेशान थे, और इसके साथ में जो है गांधी जी ने इन लोगों के साथ में बैठ करके भूख हड़ताल कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, स्पीड सही है ना। आज एक सुबह भाई ने कमेंट किया था, सर आपकी स्पीड बहुत तेज रहती है, तो हम भाई स्पीड पर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, अपनी गाड़ी ऐसी ही जब शुरू हो जाती है तो चलती चली जाती है। ठीक है, अब प्रयास कर रहे हैं कि स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। चलिए, वैसे भी कहते हैं भाई ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना चाहिए, है ना। देखिए, तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था, और इसे गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। वहीं अगर हम अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन की बात करते हैं, तो ये बोनस विवाद को लेकर के गांधी जी ने पहली बार अनशन यानी कि भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। और जब उन्होंने देखा कि भैया ये तो सही हथियार मिल गया है, भूख हड़ताल जो है ये सही हथियार है, जो अंग्रेज है इनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो फिर उन्होंने जो है भूख हड़ताल को अपना कह सकते हैं कि अस्त्र बना लिया था। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। आज एक भाई के भी 82 नंबर आए हैं काट पीट करके। सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में आपको हमने दिखाया है, और उनका सर आपके उससे सुपर सिलेक्शन नोट्स से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले थे और हमको बहुत फायदा हुआ है ना। तो आगे किसी का भी एग्जाम है तो आप लोगों के पास में भी मौका है, आप अभी भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये में उपलब्ध है, और छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, बड़ी आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। क्या क्या मिलेगा वो भी आपको पहले बता दें। तो 5 के 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद में 10 प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जो मैथ के क्वेश्चन है ना वो एज़ इट इज़ फँस रहे हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद में लगभग हम 2200-2300 एमसीक्यू करवा चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, जिसमें इससे पहले हमने जो आपका अनुच्छेद वाला एमसीक्यू करवाए थे, उसमें जो जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न थे वो भी हमने करवा दिए हैं। उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आज जो ये वीडियो करा रहे हैं ना, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा मटेरियल आपको मात्र ₹149 में मिलने वाला है, और आप इनको बड़ी आसानी से, अगर 1 से 2 दिन का समय है तो आप आराम से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करना है? तो बस छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तुरंत आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको दे देंगे, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आगे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई एग्जाम देने वाले हैं, एमपी पटवारी या फिर सचिव का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर कराएगा, तो हमने अपने नोट्स इस तरह से डिजाइन किए हैं कि चाहे तो पुलिस हेडक्वार्टर आपका एग्जाम कराए तो भी आपके लिए ये नोट बेनिफिशियल होंगे, चाहे अर्हता परीक्षा के आधार पर हो 100 नंबर वाले पे, तब भी ये नोट्स आपके लिए काम करेंगे बेहतरीन तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको 8 से 9 सब्जेक्ट देने वाले हैं, मात्र ₹199 में अपडेटेड नोट्स हैं। क्या क्या मिलेगा सर? तो एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, डीआई, करंट अफेयर, जीके जीएस, ये पूरा मटेरियल आपको दे रहे हैं। अगर एमपी पुलिस का एग्जाम पुलिस हेडक्वार्टर करवाता है तब भी यही सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, और अगर सामान्य अर्हता से होता है तो सामान्य अर्हता का पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो जल्द से जल्द आप ये ₹199 पे करके ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए। इसकी क्लासेस जो है, प्रैक्टिस वगैरह जो है, वो आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आगे आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। कैसे प्राप्त करना है? वही प्रक्रिया है, इसी क्यूआर पर आपको 199 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, यानी कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और आपके आगे के सभी एग्जाम्स के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, सामान्य अर्हता परीक्षा वाले। ठीक है, जैसे एमपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जो सचिव का एग्जाम आने वाला है, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, ये आपका साइंस से पूछा गया है। देखिए, कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। माफ कीजिएगा। चलिए, तो पहला कथन है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। क्या ये बात सही है? पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्या ये बात सही है? तो ये दोनों बात सही है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है, ऊर्जा कभी लौट करके नहीं आती। कहा भी गया कि भाई ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, है ना। तो एक दिशा में चलती रहेगी ऊर्जा, ये कभी समाप्त नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, यानी कि ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो ये वाला बात बिल्कुल सही हो गया। पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह का पिरामिड बनता है। ये जो नीचे पेड़ पौधे होते हैं ना, इनके पास में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर इसको जो खाता है उसके पास में इनकी कितनी, केवल 10% ऊर्जा जा पाती है। फिर इनको जो खाता है उसके पास में 10% ऊर्जा जा पाती है। तो इस तरह से ये जो पिरामिड बनता है, तो ये पिरामिड बिल्कुल सीधा बनता है, एज इट इज सीधा बनता है। तो पारिस्थितिकी का जो पिरामिड है वो एकदम सीधा बनेगा, जो ऊर्जा पिरामिड होता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग भी पूछे गए थे, और कल वाली शिफ्ट में शायद इसको इस तरह से कंबाइन करके भी पूछा गया है। तो इसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो हमारे सही हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में, यहां से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों और फिर उपभोक्ताओं की ओर बहती है, वह कभी वापस नहीं लौटती है, यानी कि एक दिशी है, ऊपर की ओर बहती चली जाती है। वहीं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के कारण प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता जाता है। जैसा हमने आपको बताया, नीचे पर जो खाएगा उसकी केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो एकदम सीधा बनता है। इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड बनता है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, यह आपको बताना है। कह रहे हैं अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला देखिए, ये बात बिल्कुल सही हो गई। अनुच्छेद 44 भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बताता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही। आपको ट्रिक से याद कराया था, 4-4 यानी कि एक समान मतलब एक समान सिविल संहिता,
क्या अनुच्छेद 44 में दी गई है। तो ये भी आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 44 राज्य की नीति निषेध तत्व यानी कि डीपीएसपी में अंतर्गत आता है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है। जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 32 का अर्थ है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको वो सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, पहले सिविल कोर्ट, फिर ऐसे उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, ऐसा पूरा सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, फिर वहां से रिट वगैरह जारी हो सकती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, ये प्रश्न आज सुबह आया था कि इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से कथन सत्य हैं। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। उसके बाद में 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये बात गलत हो गई, क्योंकि 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई है 1924 में। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें केवल एक सही है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। 1938 में ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। फिर 1939 में क्या हुआ? 1939 में क्या कहते हैं, अपना जो जबलपुर में है ना, जबलपुर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दोबारा। तो लोगों का ये कहना था कि एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस जी को खड़ा होना चाहिए जो है यहाँ पर चुनाव में। तो इस तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए और उधर से गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले कौन है? बताइए, देखते हैं एमपी जीके कितनी तगड़ी है तुम्हारी। ठीक है, बाकी 10 तारीख से एमपी जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे एकदम डिटेल में, है ना। चलो, अब देखो, अब क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीत गए। अब जब जीत गए तो गांधी ने कहा ये तो भाई मेरी व्यक्तिगत हार मानते हैं हम इसको। तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी को बुरा लग गया, एक काम करते हैं, अध्यक्षता छोड़ देते हैं। तो उन्होंने इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी। और ये अध्यक्षता छोड़ने के बाद में उन्होंने कहा भाई कांग्रेस की अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता हम नहीं करेंगे, गांधी जी जिसको खड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर कोई और अध्यक्ष बन जाए, हम नहीं बनेंगे, भले ही हम जीत गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग से पार्टी बना ली जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। ये प्रश्न भी आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें केवल एक कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां पर बता दिया, जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये पहले यूरोपीय व्यक्ति बन गए थे। ठीक है। बाकी महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम कर्नाटक में पहली बार अध्यक्षता की थी और आखिरी बार भी अध्यक्षता यही में की थी। 5 नंबर देखिए, कोशिका विभाजन और गुणसूत्रों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कोशिका विभाजन, यानी कि ये आपका हो जाएगा किसका? साइंस वाला प्रश्न हो जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, देखिए, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या ये बात सही है? तो देखो, अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही बात है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो किस में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है, अच्छा गलत कथन की बात की गई यहाँ, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगला देखिए, अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, ये बात तो सही है, जिनमें से सभी 23 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं। ना भैया, ये बात गलत हो गई। 23 जोड़े तो होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 46 के 46 यानी कि 23 के 23 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो 22 जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़े, ये 22 जोड़े तो ऑटोसोम होते हैं और एक जो 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, यही डिफाइन करता है भाई लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है, आपको इसमें गलत कथन बताना था, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि केवल दूसरा सही है और जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी यहां पर सही हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, 25 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए आगे के एग्जाम्स के लिए भी। तो यहां पर पूरा समाधान हमने दे रखा है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, चलिए 6वां नंबर प्रश्न फिर से आ गया गांधी जी से, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में निम्नलिखित सत्य कथनों पर आपको विचार करना कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी और दांडी तक की यात्रा के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो क्या ये कथन सही है कि नहीं सही है? तो बिल्कुल सही बात है भाई। 78 अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी जी ने साबरमती से अपनी यात्रा शुरू की थी, दांडी में जाकर के नमक उठा करके कानून तोड़ दिया था। आपको परसों ही कराया था, शायद कल की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है ना। गांधी इरविन समझौते के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। आज सुबह पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौते के बाद में गांधी जी ने क्या फैसला लिया, तो आज सुबह भी आपको समझाया था। तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, 1931 में ये समझौता हो गया कि तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दो, तुम्हारी जो भी डिमांड होगी वो हम मान लेंगे। उसके बाद तुमको जो है जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें आपको भाग लेने जाना पड़ेगा। गांधी ने कहा चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, 1931 में इनका जो है समझौता हो गया। गांधी जी इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जो है आपका
दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, लेकिन उसमें इनकी बातों को माना नहीं गया। ठीक है, तो फिर वहां से वो लौट करके आ गए, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन देखो, आंदोलन एक ही बार होता है, एक बार तुमने कोई बात अगर उठा दी है और उसी में पूरा जोर लगा दो। अब तुम ये कहो कि एक बार आंदोलन खत्म कर दिया, फिर आके शुरू कर दें, फिर खत्म कर दें, तो इससे क्या है, जनता भी नाराज हो जाती है। तो फिर दूसरी बार जब इसको शुरू किया गया तो फिर वहां पर सफलता इनको नहीं मिल पाई थी, उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। ठीक है, बातें सारी समझ में आ रही ना। चलिए, अब हम समय नहीं खराब करेंगे इसको पूरा पढ़ने में, आप आराम से पढ़ लेना, है ना। 7 नंबर पर चलते हैं। देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट के बारे में सत्य कथन क्या है, ये आपको बताना। हॉटस्पॉट क्या होता है? पहला देखिए कथन, कह रहे हैं इस अवधारणा को नॉर्मन मेयर्स ने विकसित किया था। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मन मेयर्स महोदय ने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द दिया था। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है वो प्रमुख हॉटस्पॉट है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी घाट है अपना ये वाला, और जो पूर्वी हिमालय वाला घाट है, वो बिल्कुल हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। हॉटस्पॉट होता क्या है वो आपको बता दें। हॉटस्पॉट ऐसा होता है जहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के आपको पशु पक्षी मिलेंगे, ऐसे पशु पक्षी जो और कहीं नहीं मिल पाएंगे, ऐसी वनस्पतियां जो और कहीं नहीं मिल पाएंगी, एक विशेष क्षेत्र में मिलती हैं, उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अपना ये सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के वन वगैरह मिलते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखते हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है, लेकिन आवास विनाश का खतरा भी अधिक होता है। भारत में कुल 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र पहचाने गए हैं। तो वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट जो है वो भारत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लास लेट हो रही है तो ऐसा मत करना, बहुत कम लोग देखेंगे, है ना, लेकिन आप लोग इसको शेयर कर देना जरूर, जितने भी लोग हो वो लोग शेयर जरूर कर देना, है ना। भले हम क्लास लेट लेकर के आते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कम से कम 2 से 3 क्लास आपकी हो सकें। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेदों पर आपको विचार करना है कि कौन से सही हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भारत में 2 बार लगाया गया। नहीं भैया, हमने बार-बार आपसे कहा था भगवान न करे कभी वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि वित्तीय आपातकाल लगने से यानी कि भारत की आर्थिक स्थिति नहीं सही है ना। तो ये अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी वेतन में कटौती होने लगेगी। यानी कि अभी एक भी बार नहीं लगा है, तो आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओनली एक यहाँ पर सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भारत में 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में भारत में एक भी बार नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हम कर चुके हैं, 1962 में, 71 में और 75 में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला 9 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 के संबंध में कुछ बातें आपको दी गई हैं। आपको सही कथन जो है वो इसमें से चुन करके बताना है। चलिए भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला कथन है इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। क्या यह बात सही है? और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भाई कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई। क्या ये बात सही है? बताइए। तो ये दोनों बातें सही हैं भैया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और गरम दल के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, ये कर अच्छा अनुनय विनय ही करते रहेंगे, बस निवेदन ही करते रहेंगे क्या अंग्रेजों से? ऐसा नहीं होगा, अब क्रांति होगी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर रास बिहारी बोस की वजह से तो जो वहाँ के नरम दल के लोग थे उनमें, और जो गरम दल के लोग थे लाल बाल पाल, इन लोगों में भैया क्या हो गया, फूट पड़ गई। तो ये दोनों लोग अलग अलग हो गए। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आगे बढ़े, 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए, ये आपका साइंस का प्रश्न आ गया है। अलैंगिक जनन से प्रश्न पूछा गया है। इनका कहना है कि भाई अलैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। संतति जो होती है वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर पिता का वो लिया जा रहा है, पेरेंट की अगर लिया जा रहा है, तो केवल पेरेंट के मतलब कि पिता के समान ही होगी। कहते हैं कि क्लोन बना दिया, भाई इसका तो क्लोन बना दिया। शक्तिमान आपने देखा होगा ना, शक्तिमान में शक्तिमान का क्लोन बना देते हैं ना, तो क्लोन क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम शक्तिमान की तरह ही होता है ना, क्योंकि शक्तिमान के ही क्रोमोसोम को लेकर के वो लोग क्लोन बना देते हैं। तो ध्यान रखना, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें केवल एक की आवश्यकता होती है, माता पिता दोनों की नहीं होती, केवल एक की आवश्यकता होती है। और जो नया प्राणी बनता है वो उसका क्लोन होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है, आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल सेम होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक जो जाइमेट्स होते हैं वो उनका संलयन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए संतानें अपनी माता पिता की क्लोन होती हैं, सेम टू सेम वैसी की वैसी ही होती हैं, सारे गुण वही होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहा है गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो कथन नंबर 1 है करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यह आंदोलन
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी आंदोलन को क्या हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 1942 में ये हुआ था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। सब ऑपरेशन जीरो आवर चालू कर दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि ये जो ग्वालियर टैंक में इसका आयोजन होने वाला है ना, एक काम करते हैं, सारे बड़े नेताओं को उठा लेते हैं। तो ऑपरेशन जीरो आवर चालू करके सभी बड़े नेताओं को वहां से उठा लिया था, ठीक है ना, जिससे कि ये आंदोलन चल ना सके। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं, है ना, जिन लोगों ने ग्वालियर टैंक मैदान में इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को शुरू कर दिया था, ठीक है। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। चलिए 12 नंबर देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है? अब ओजोन परत के बारे में ना बोलना भैया, इसको तो बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है ना, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन रिक्तीकरण का मुख्य कारण, ये बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वजह से ही तो ओजोन में छेद हो रहे हैं ना, ये तो सही बात है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और एक और जोड़ दें, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोनों कथन अपने सही है। फिर से आपको ओजोन के बारे में बता देते हैं, क्लियर हो जाए। ये ओजोन है, ओजोन परत है, समताप मंडल में यह स्थित है, ठीक है ना। समताप मंडल में ये सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, ये हमारे लिए रोशनी को फिल्टर करने का काम करती है। इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये अगर क्रॉस होकर के हमारे पास में आ जाएंगी तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये क्या करती है, ओजोन परत इनको सोख लेती है। लेकिन अभी CFC जो निकल रही है, CFC कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर और AC में से, और जो आप फॉग वगैरह लगाते हैं ना, वो स्प्रे जो होता है, उसमें भी CFC होती है। तो CFC की वजह से इसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। और छेद होने से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी, फिर जो है बुरी तरह से जो है विनाशकारी साबित हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिया। ये अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध है, क्या ये बात सही है? 51A के तहत इनको सूचीबद्ध किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना। चलिए अब इसके बारे में आपको डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई। क्यों? क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर। और सारी जो आपकी MPG के हो गया, साइंस हो गया, पर्यावरण इस बार बहुत फोकस करेंगे अपन MP पुलिस के एग्जाम में, है ना। पर्यावरण आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, परेशान नहीं होना है आपको। बस 10 तारीख से तैयार रहिएगा, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में कुछ आपसे पूछा गया है। अब बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं यह 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, बॉम्बे में ही इसको आयोजित किया गया था। गोकुलदास तेजपाल जो विद्यालय था, वहां पर संस्कृत विद्यालय था, वहां पर इसको जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष मतलब बनाया गया था। अगला, इसके पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ये बिल्कुल गलत बात है। महात्मा गांधी जी नहीं थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, महात्मा गांधी ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी? अभी बताया ना, बेलगाम कर्नाटक में 1924 में एक बार ही इन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके बाद में कोई अध्यक्षता नहीं की। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक कथन बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिए, तो पहले यह पुणे में होना था, ठीक है, लेकिन प्लेग के कारण इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था शुरुआत में। आगे बढ़े, चलिए 15 नंबर देखिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवंशिक विकार है, इसका क्या कारण है यह आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन कह रहा है कि गुणसूत्र की संख्या 21 ट्राइसोमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, 21 की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब ये डबल हो जाता है, ठीक है। इससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। नहीं भैया, 23 जोड़ी तो पहले ही है, यानी टोटल तो 46 तो पहले ही है। अब तुम कह रहे हो डबल भी हो जा रहा है, तो फिर बढ़ेगी कि कम होगी? भाई बढ़ेगी ना। तो ये ध्यान रखना कि जो 21वां गुणसूत्र होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि 45 नहीं होती है, 46 है, एक और बढ़ जाएगा, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, केवल एक सही है। तो विकल्प की अगर हम बात कर लेंगे तो विकल्प में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, कॉपी हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं 46 के बजाय। यानी कथन एक सही, कथन एक जो है कथन 2 गलत है, क्योंकि 45 गुणसूत्र की जगह पर क्या हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब 46 की जगह पर 47 हो जाते हैं। 16 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन से पूछा गया है। कह रहे हैं असहयोग आंदोलन 1920-22 के स्थगन का मुख्य कारण क्या था? क्यों असहयोग आंदोलन को रोका गया था? ये पूछा गया प्रश्न है, सुबह भी आपको कराया था, पहले भी आपको करा चुके हैं। भाई चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। 1922 में गोरखपुर में जो भीड़ थी, भीड़ ने क्या किया, जो थाना था उस थाने को जला दिया।
गांधी जी को पता चला कि भैया ये भीड़ ने ऐसा ऐसा कर दिया। गांधी जी कहा, अरे भैया ये तुमने गलत कर दिया, हमने आपसे कहा था कि हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। और भीड़ कहाँ सुनती किसी की, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी? नहीं भैया, गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, है ना। केवल ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देखिए 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन जलाने की दुखद घटना से दुखी होकर के इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं करते थे। इस बात से नाराज हो गया था कौन? नाराज हो गए थे कौन? मोतीलाल नेहरू जी और जो है एक और कोई थे, चित्तरंजन दास। दोनों लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि देखो सरकार झुकने वाली थी, है ना, और हमारी बातों को मानने वाली थी। आप अगर ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेती हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, और हम जो है विजय की ओर चल रहे हैं, सरकार झुकने वाली है। उन्होंने कहा ना, अहिंसा क्यों कर दी? तो वो अपने जिद पर अड़ गए, ठीक है ना। और जिद पर अड़ने की वजह से उन्होंने यहीं पर इसको स्थगित कर दिया, जिससे नाराज होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किसने कर दी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। और स्वराज पार्टी को लेकर के ये लोग बोले कि अब हम विधानमंडलों में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए, दो ऑप्शन आपके सामने, अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा या फिर एजी टॉन्सले के द्वारा। तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है यानी इकोसिस्टम जो शब्द है वो एजी टॉन्सले महोदय के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी नहीं, बी, केवल दो। तो एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी दिया। ध्यान रखना, इकोलॉजी अलग है, ठीक है। और इकोलॉजी किसने दे दिया है? तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया है। इकोसिस्टम किसने दिया है? तो एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम दिया है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ता 18 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 21 के बारे में आपसे पूछा गया है, बताइए। अच्छा, अनुच्छेद 21 आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमको सोने का अधिकार देता है कि हमको जगाओगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन मम्मी और पापा के लिए अधिकार नहीं, मतलब मम्मी और पापा पर ये अधिकार नहीं चलता सोने का अधिकार, ठीक है ना। वहाँ तो चप्पल पड़ती है सीधे, ठीक है। क्यों बे, सो रहा है, 8 बज गए, 9 बज गए, सो रही हो, ठीक है। तो उनके लिए ये लागू नहीं होता है, मतलब कि मजाक कर रहे हैं, सब पर लागू होता है, ठीक है। तो जो भी नियम हमारे संविधान में दिए गए हैं वो सब पर लागू होते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निजता का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 में ही हमको निजता का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी दी गई है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। 86 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए को इसमें जोड़ दिया था, ठीक है। इससे कि शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार बन गया। अब मौलिक अधिकार बनने से क्या हो गया? मौलिक अधिकार बनने से ये फायदा हो गया कि अब इसके लिए व्यवस्था राज्य को करनी ही पड़ेगी, यानी कि शिक्षा 6 वर्ष तक के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्रदान करना अब ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर इसका हनन होता है तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब क्या है कि राज्य को देनी पड़ती, तभी आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल जो है वो खोले जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो दोनों कथन अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है। 19 पर चलते हैं। देखिए 1916 के लखनऊ समझौते के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन से कथन सत्य हैं। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल का भी पुनर्विलन हो गया, मतलब कि पुनः ये दोनों लोग मिल गए, बोले बहुत हो गया ब्रेकअप, चलो अब पैचअप कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो 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 चलो, तुम मुस्लिम लीग से पैचअप कर रहे हो, हम भी कर लेते हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 20 नंबर पर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 है, मानव प्रजनन प्रणाली के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस आपको, मतलब कुछ आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। देखो अच्छा, ऊपर वाले की ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता जो है उसको वो किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना कौन सा? ये जो पैचअप करवाया था ना, ये पैचअप 1916 में लखनऊ में किसने करवाया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने करवाया था। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस के जो दो धड़े अलग हुए थे वो फिर से एक हो गए। तो लाल बाल पाल में से लाल बाल पाल ने अलग किया था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, चलो एक हो जाते हैं। तो फिर वो एक हो गए, क्योंकि उद्देश्य तो यही था कि भारत को स्वतंत्र कराना है, ठीक है। मानव प्रजनन प्रणाली के बारे में आपसे पूछा गया। कथन एक कह रहा है, निषेचन की प्रक्रिया आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अगला कह रहा है कि वृषण जो टेस्टिस होते हैं ना, ये टेस्टिस, अच्छा ये टेस्टिस वाला प्रश्न आज सुबह आया था, ठीक है ना। तो वृषण शरीर के बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो अभी बताया था ना सुबह कि क्या होता है, जब अंडा बन जाता है, अंडा बनने के बाद में इस तरह से इस झिल्ली को फाड़ करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर उसको शुक्राणु मिल जाते हैं तो ये अंडा निषेचित हो जाता है, यानी फर्टिलाइज हो जाता है, और आकर के गर्भाशय में जाकर के, यानी कि यूटेरस में जाकर के वो चिपक जाता है यूटेरस की दीवार से। फिर बाकी आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। उसके बाद जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं। अब टेस्टिस को क्या होता है? टेस्टिस को बाहर रखा गया शरीर से। क्यों? क्योंकि जो हमारे शुक्राणु बनते हैं वो शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए उनको,
इसलिए उनको शरीर से बाहर रखा गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, जब आप पीडीएफ लेंगे तो आपको ये सारी जानकारी साथ साथ में मिल जाएगी। चलिए अगला देखिए 21 नंबर, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। कह रहे हैं गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, बताइए। कह रहे हैं तुर्की के खलीफा की सत्ता बहाल करना, ये बिल्कुल सही बात है। तुर्की की खलीफा की सत्ता बहाल करना चाहते थे। अंग्रेज लोग, जो यूरोप के लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि जो है तुर्की का जो खलीफा था उसको हटाना चाह रहे थे। दो गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो, है ना। हर 10 मिनट 15 मिनट पर 2 सिप पानी ले लिया करो, है ना, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल सही थी। गांधी जी मौके पर चौका मारना चाहते थे। अभी तक ये देख रहे थे कि भाई मुस्लिम समुदाय अलग चल रहा है और हिंदू समुदाय अलग चल रहा है। इनने कहा ये बहुत सही मौका है, खलीफा को हटाया जा रहा है, सारी मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं सारी, वो सारी मुस्लिम कंट्री जो है वो क्या कर रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। तो क्यों ना ये जो है हिंदू और मुसलमान को एक करने का काम आ जाएगा। तो फिर खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया और हिंदू मुसलमान दोनों ने इसमें एक साथ में होकर के इसका जो है समर्थन किया था। यानी कि हमारी दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय लगेगा लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। हमारी क्लास में अगर आया करो तो थोड़ा सा समय निकाल करके आया करो, मज़ा भी आएगा, समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है ना 10% नियम किसने दिया था? 10% नियम लिंडमैन महोदय के द्वारा दिया गया था। आपको बहुत अच्छे से समझा भी रखा है इस नियम के बारे में। ये क्या नियम है कि भाई हमने आपको बताया था कि भाई जो नीचे होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जब ऊर्जा जाती है तो केवल 10-10% ऊर्जा का ही क्या होता है, 10-10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। पहले इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि रेमंड लिंडमैन महोदय इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं, जैसे कि ये पादप पौधे हैं, सबसे नीचे कौन रहेगा? पादप पौधे रहेंगे, इनके पास में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। इन पादप पौधों को किसने खा लिया? इन पादप पौधों को मान लीजिए घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे ने घास को खा लिया। टिड्डे के पास में घास की क्या गई? 10% ऊर्जा ही गई। टिड्डे को खा लिया किसने? टिड्डे को खा लिया मान लीजिए सांप ने। सांप के पास में टिड्डे की कितनी ऊर्जा गई? 10% ऊर्जा गई। सांप को खा लिया किसने? बाज ने। ठीक है, सांप को बाज ने खा लिया। बाज के पास में सांप की कितनी ऊर्जा गई? तो केवल 10% ऊर्जा गई। तो ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पहली बात तो वो एक दिशी होता है, यानी कि ऊपर की ओर चलता चला जाता है। दूसरी बात, इसका पिरामिड कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है। और 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। और ये नियम रेमंड लिंडमैन महोदय के द्वारा दिया गया था। आ गया समझ में? आगे बढ़े मेरे भाई, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1942 में इन्होंने ये जो है नियम दिया था। इनका कहना था कि 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, 10% ऊर्जा ही आगे की ओर जाती है। चलो, अनुच्छेद 17 और 18 के संबंध में क्या कथन सही है वो आपसे पूछ रहे हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सैन्य और शिक्षा की उपाधि को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। वो जो 1108 लगाते थे ना, ये भैया कुंवर दिग्विजय सिंह, ये वो सारे कुंवर राजकुंवर, वो सारी उपाधियां जो है वो हटा दी गई हैं। अब ये अलग बात है कि फेसबुक पे तुम अभी भी लगा रहे हो, तो वो अलग बात है, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा, वो तुम्हारा निजी मामला है। ठीक है ना। चलिए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, अच्छा कौन कौन अपने नाम के आगे ER लगा रखा है? ER वाले काम चलेंगे क्योंकि वो इंजीनियर है, ठीक है ना, डॉक्टर है, वो लगा सकते हैं। लेकिन ये कौन लगा रखा है? कुंवर, कुंवर ये, कुंवर वो, और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लगा रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फेसबुक पर लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल जो होगा, यानी कि जो अधिकारी होगा, वो कभी भी इन सभी चीज़ों का प्रयोग अब नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 18 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? आपको कई बार बता रखा, 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि अब हमको पूरा स्वराज चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। तो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कथन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला 25 नंबर देखिए, डेली क्लास लेकर के आया करेंगे। एक काम करेंगे, ये कथन वाले जो भी प्रश्न हमको मिलते जाएंगे या नहीं भी मिलेंगे, तो जो कथन वाले प्रश्न हम बना दिया करेंगे ना, जो क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, तो शाम को हम आपकी कथन वाली प्रश्न की जो है क्लास करवा दिया करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है मेरे भाई, क्या निवेदन है कि आपका अगर एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजा करो, है ना। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा भाई आज आप
आपको ये प्रश्न मिल पा रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, किसी ने भेजा है तभी तो मिल रहे हैं। तो आप भी इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेजा करो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरा पेपर हो गया, अब शुक्ला सर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना करो मेरे भाई, हम बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। फ्री में सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर देंगे, कोई ऐप का सिस्टम नहीं है, ठीक है। कोई 499 का कोर्स नहीं है, फ्री में मिलेगा सारा चीज़, ठीक है। केवल नोट्स के चार्जेस रहेंगे, क्योंकि अगर उसका भी चार्ज नहीं लेंगे तो भाई हमारी टीम क्या करेगी, है ना। उसका खाना पीना कैसे चलेगा, है ना। जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं आपके पास, उनका कैसे काम चलेगा, है ना। तो छोटी सी, बहुत छोटी सी प्राइस रख रहे हैं, है ना। इतना सस्ता नोट्स आपको कोई नहीं दे रहा होगा अभी, ठीक है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, डीएनए और गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डीएनए किस तरह से कार्य करते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए कह रहे हैं गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन की प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन की प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। बिल्कुल सही बात है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित आनुवंशिक बुनियादी इकाई है। बिल्कुल सही बात है। जीन जो है ना वो डीएनए पर बैठ करके और जो है अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि किसी के बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, कहते हैं ये आनुवंशिकता का लक्षण है। आनुवंशिकता का लक्षण का मतलब है कि उसके पिता के बाल भी झड़ गए होंगे, इसलिए उसके भी बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, वो ये सिस्टम हुआ कैसे, क्योंकि ये जो जीन थे ना, ये जो जीन थे, ये इन्होंने क्या किया, ये डीएनए पर बैठ करके, भाई डीएनए जो है वो अगली पीढ़ी में पहुंचता है। आप लोग जानते हैं डीएनए जो है वो हमारे स्पर्म के थ्रू अगली पीढ़ी में पहुंचता है। इसी पर बैठ करके ये सारे जीन भी चले जाते हैं ना। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। जीन गुणसूत्रों पर स्थित आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई होते हैं, यानी कि गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर बैठ करके ये अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। एरोप्लेन का काम करवा लेते हैं उससे, ठीक है। तो ये दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। कोश का केंद्र के भीतर क्रोमेटिन जाल संग्रहित होकर के गुणसूत्र बनाता है और इसी पर बैठ करके वो लोग आगे की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप ये नोट्स जिन लोगों ने खरीद रखे हैं उनके बारे में देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है। सर 75 सही हुए, 15 गलत हो गए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने नोट्स लिए थे, है ना। इनका क्या कहना है वो देख लो। हाँ, यहाँ पर कैलकुलेट थी, मैथ थोड़ी कैलकुलेट थी, हाँ, लेकिन ठीक थी। और सर आपकी बात अलग है, सर एक क्वेश्चन ओम से भी डायरेक्ट आया था, यानी। और इनका ये भी कहना है, ये भी देख लीजिए, कहाँ पर मैं डायरेक्ट कहाँ गया यार, एक क्वेश्चन ओम से डायरेक्ट आया था। सर साइंस में आपका कोई जवाब नहीं है। सर मैं आबकारी से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी 81 नंबर आए थे, कांस्टेबल में 87 नंबर आए थे, मगर जेड स्कोर की वजह से मेरा भाई ये बाहर हो गया, ठीक है ना। नहीं तो इतने अच्छे नंबर 87 नंबर से आज वर्दी मिल गई होती। अभी जेड स्कोर का क्या सिस्टम है समझ में नहीं आता है ना। खैर अपना काम है पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर के आना और फिजिकल में नंबर खींचना, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर देख लीजिए, और भी लोगों के क्वेश्चन, और भी लोगों ने हमारे पास में कमेंट किया है। सर आपके पारिस्थितिकी से 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए थे, थैंक यू सर। प्रैक्टिस सेट से मैथ के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आए थे ना। तो प्रैक्टिस सेट जो बना रखा है उसमें मैथ के क्वेश्चन जो हमने दे रखे हैं वहाँ से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आप देख सकते सर आपके नोट्स बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से आए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। सर ऐसे पीडीएफ बना, ये देखो सर आपके नोट्स बाकी लोगों से काफ़ी अलग होते हैं, समझने और पढ़ने में काफ़ी इजी होते हैं। आप बहुत अच्छे से और ट्रिक के साथ मैथ पढ़ाते हैं। आपकी मैथ, हिंदी और साइंस के नोट्स बहुत ही शानदार हैं, धन्यवाद, ठीक है। तो अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए एमपी पुलिस एग्जाम के लिए, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है। बाकी जिन लोगों का होने वाला है वो अभी भी अस्पताल सहायक के नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कल एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजना, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।